नमस्कार दोस्तों, आज जिस क्लास में आपका स्वागत है। अगर क्लास आपको अच्छी लगे एंड तक देखना, अगर अच्छी लगे तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल करें, जिससे आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट नंबर 7 रहेगा हमारा। फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 1 है, जिसका पार्ट नंबर 7 है, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें आज का टॉपिक है हमारे पास वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। चलो जी। तो इसकी परिभाषा होती है भाई, किसी भी बंद परिस्थिति से क्या होता है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। तो ये बात है। हाँ जी। तो इसको थोड़ा ऐसे करके दिखा दीजिए, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसके बारे में आज चर्चा हम कर रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स कहते हैं कि भाई वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्रज्ञों की जो संख्या होती है उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं, इसको दर्शाना किससे है, दर्शाना है इसको फाई कह सकते हैं, या इसको हम देख सकते हैं फाई ई से। ठीक है जी। हाँ जी, ये दो इसके दर्शाने के। अगर इसकी बात की जाए और तो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। अगर डॉट पॉइंट हटता है तो हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई एस कोस थीटा बनता है। ई एस कोस थीटा हमारे पास बनेगा। तो ये फॉर्मूला एक तो याद रखने योग्य है, अच्छा फॉर्मूला बनता है यहाँ से ये वाला। ठीक है जी, अच्छी बात है ये बात। हाँ जी, ठीक है जी। अगर बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ तक क्लियर हो चुका है हमारा लगभग देखा जाए, तो अब आगे की चर्चा हम आगे करते हैं जी। अच्छा जी, 1 मिनट थोड़ा रुकना पड़ेगा मुझे। अब हम आज नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस पर पढ़ने जा रहेंगे एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। अब एक समान बाह्य क्षेत्र है, एक समान बाह्य क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। एक समान बाह्य क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए क्या होता है एक समान बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। इसके लिए देखते हैं क्या, एक बार कोई हमारे पास डायग्राम मिलेगा जो हम बना सकते हैं उसके बनाने के लिए। तो यहाँ पे तो कोई मिल नहीं रहा है, मान लीजिए ये बना देता हूँ। ये बना, यहाँ से मान लीजिए ये। अब यहाँ पे क्या है, ये छोटा रहेगा तो हमें हाथ से बनाना पड़ेगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब कैसा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई। ठीक है जी, एक समान रहने वाला है, ज़्यादा मैं खींचूँगा नहीं लाइनें, इतने से समझ सकते हो आप। ये है वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पे देखिए कोई माइनस क्यू आवेश, यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव बनाना मेरे को, और यहाँ से 2a दूरी पर क्या है, प्लस क्यू आवेश रहने वाला है, प्लस क्यू आवेश रहने वाला है। कितनी दूरी पर है, 2a दूरी पर। ठीक है जी। अब यहाँ से मान लीजिए कोई ओ बिंदु है, यहाँ से तो इसको मिलाते हैं और यहाँ से इसको मिलाते हैं, तो ये दूरी क्या होगी, 2a साइन थीटा हो गई। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर। ये थीटा कोण पर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये अगर बात करते हैं इस पर वेक्टर बल कौन सा लगेगा, क्यू ई वेक्टर इस तरफ लगेगा, इस तरफ माइनस पर लगेगा, क्यू ई वेक्टर माइनस का लगेगा। ठीक है जी। अब दोनों के विपरीत दिशा में होने के कारण अभी कट जाएंगे। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो इक्वेशन लिख लीजिए कि भाई प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण
एक कारण बल कार्यरत बल, कारण या कार्यरत बल लगेंगे तो वो होगा एफ वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है। तो इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो ये होगा क्यू ई वेक्टर होगा। तो समीकरण नंबर 1 माइनस क्यू की बात करेगा, क्यू का बस कारण, तो एफ वेक्टर माइनस क्यू इक्वल टू में क्या होगा, माइनस का क्यू ई वेक्टर होगा। अब इनका देखा जाए तो परिमाण दोनों का समान है, परिमाण समान है। तो भाई देख यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई, एफ वेक्टर प्लस क्यू का मोड इज इक्वल टू एफ वेक्टर माइनस क्यू का जो मोड है कि बराबर है समीकरण नंबर 3। अब जैसे समीकरण 3 1 2 3 से देखते हैं तो इनका परिमाण भी बराबर है, अर्थात यहाँ पर टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा, एफ नेट कितना होगा, एफ वेक्टर नेट की बात करेगा तो ये क्यू ई वेक्टर प्लस वाला लगेगा, प्लस है माइनस का क्यू ई वेक्टर यहाँ से लगेगा। तो जैसे ही देखता हूँ एफ नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ नेट होगा जो तो हमारे पास होता है शून्य, हमको प्राप्त होता है शून्य। अब शून्य प्राप्त हो गया तो इनको क्या होगा, एक बल आघूर्ण रूप मिलेगा, क्या मिलेगा, बल आघूर्ण रूप मिलेगा। अब बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है भाई, जो बल का परिमाण होगा, बल का परिमाण और इसके गुणा में आएगा जो इन दोनों के मध्य की लंबवत दूरी, दोनों आवेशों के मध्य के, दोनों आवेशों के मध्य की लंबवत दूरी ये आएगी। तो इसको जैसे ही हम बात करते हैं, अगर टो दर्शाते हैं बलागुण को, तो यहाँ पे क्या है, एफ बल लग रहा है और इनके मध्य की दूरी क्या है, ओ ए है, मानी थी हमने, यहाँ से नहीं मानी थी, देखिए यहाँ पे नहीं, इस स्लाइड में नहीं है, तो ओ है मान लीजिए। अब यहाँ पे टो इज इक्वल टू क्या था, एफ तो है, एफ लग रहा था, क्यू ई वेक्टर लग रहा था, और यहाँ पे गुणा में क्या था, 2a साइन थीटा। तो क्यू गुणा 2a क्या होता है, p होता है। तो यहाँ पर टो इज इक्वल टू क्या होगा, पी ई साइन थीटा होता है। और जैसे ही हम अगर वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ, तो वेक्टर फॉर्म की बात करेगा जैसे ही, तो देख भाई टो इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, p वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर मिलने वाला। अब इस पर देखते हैं कुछ स्थितियाँ। तो देखिए स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड, यहाँ पे चर्चा हम इस पर करने जा रहे हैं, ठीक है जी। स्थिति फर्स्ट क्या होती है और स्थिति सेकंड क्या होती है, इस पर चर्चा हम करेंगे। यदि थीटा रह जाए 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होता है, टो इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, 0, क्योंकि साइन 0 मान 0 ही रहता है। बट अगर बात करते हैं थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री की बात करेगा तो यहाँ पर टो इज इक्वल टू क्या होगा, पी ई, जो कि क्या है मैक्सिमम रहेगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा, 90 डिग्री पर रहने वाला, और सबसे कम ये वाला है। अच्छी बात है, तो मैक्सिमम यही रहने वाला है, यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, यही आने योग्य बात है। अच्छा बात है। तो आज हमारी ये तो चैप्टर हो गया पूरा क्लियर यहाँ तक देखा जाए तो। अब आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इसी के अंदर आज लेंगे हम क्लास। अब यहाँ से देखिए एक अलग पार्ट मिलेगा इसमें, क्या होगा, आवेश वितरण होगा, आवेश वितरण तथा गाउस नियम, गाउस नियम की हम चर्चा यहाँ पे करने जाएंगे, ठीक है जी। गाउस नियम पढ़ेंगे और इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आवेश क्या होता है और इसके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। आवेश मूलभूत गुण बताया ही था। अब देखिए सतत आवेश वितरण क्या होता है। आवेश का स्थानांतरण सतत रूप से न होकर विवर्त रूप से होता है, जबकि आवेश का वितरण होता है जो कि सतत रूप से होता है। तो आवेश का जो वितरण होता है, आवेश का वितरण, वितरण कैसे होगा भाई, सतत रूप से, सतत रूप से होता है, ठीक है जी। बट अगर बात करते हैं स्थानांतरण, स्थानांतरण तो विवर्त रूप से होता है, अलग अलग। अब आवेश वितरण के भी प्रकार हैं, आवेश वितरण के प्रकार, आवेश वितरण के प्रकार में सीधा लिखाएंगे, नोट्स इतना ज़्यादा लिखा नहीं सकते बट हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। रेखीय आवेश वितरण, वितरण
सेकंड हमारे पास आएगा रेखीय या घनीय आ जाएगा, पृष्ठीय आ जाएगा। पृष्ठीय आवेश वितरण, आवेश वितरण। और थर्ड है हमारे पास आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। ठीक है जी, आवेश वितरण। ठीक है जी, ये वाला। अगर बात करते हैं, ये तो वितरण आ गया। अब ये आयतन आवेश वितरण ये कैसे होता, देखिए इसकी स्लाइड देख। अगर रेखीय आवेश वितरण पूछ लेवे तो क्या होगा, इसकी परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो, आराम से बोलूँगा। जब आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश या एक ही अक्ष के अनुदिश होता है तो यह वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है पृष्ठीय आवेश वितरण, इसकी मैं परिभाषा बोल रहा हूँ। जब आवेश का वितरण दो अक्षों के अनुदिश अर्थात क्षेत्रफल के अनुदिश होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तीसरा है आयतन आवेश वितरण। तो देखिए, जब आवेश का वितरण तीनों अक्षों के अनुदिश अर्थात पदार्थ के आयतन में होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब इसको हम देखेंगे घनत्व के आधार पर कितने होते हैं घनत्व। तो पहला आता है घनत्व, इसकी परिभाषा में लिखूंगा रेखीय आवेश घनत्व, घनत्व, और इसे हम लैम्बडा से व्यक्त करते हैं। इम्पोर्टेंट बनेगा, यहाँ से इक्वेशन पढ़ सकता है। तो इसको लैम्बडा को ऐसे लिखा जा सकता है, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बट्टा एल। ये ध्यान रखना, ये इतना है। तो इसको आप लिखिए, मैं इसकी परिभाषा बोल रहा हूँ, इतना मैंने फॉर्मूला बता दिया है। क्या कह रहा है, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इतना सरल है कि आप इसको याद रख सकते हो मेरे भाइयों। देखो कैसे कि एकांक लंबाई, लंबाई कितनी है, एकांक लंबाई में जो कुल आवेश रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं आगे की चर्चा में, तो देखिए आगे आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करेगा तो यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम कौन से, यहाँ से सिग्मा से, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, कुल आवेश है और अपॉन में क्या होता है, क्षेत्रफल। तो ये है, मतलब क्या है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश होगा, उससे हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसी प्रकार से अगर तीसरी बात करता है हमारे पास कि क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व किससे निकालते हैं हम, रो से, रो से व्यक्त करते हैं। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा भाई, जी क्यू बट्टा वी। अर्थात यहाँ पे क्या है कि एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा होती है, उसे हम किससे दर्शाते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है जी। इनकी विमा भी पूछ सकता है, तो विमा का एक सूत्र सीधा देखिए, देखिए रेखीय, रेखीय के लिए तो ये होगा भाई, सूत्र क्या होगा कि कूलाम ऊपर है, क्यू बट्टा एल, एल है तो अपॉन में हो जाएगा मीटर, कूलाम गुणा मीटर। इसी प्रकार से आयतन की बात कर लेगा, नहीं जी पहले पृष्ठ की लेंगे। पृष्ठीय की बात करता है तो उसका होगा कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, और जब आयतन की बात कर देता है तो होगा कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। ये हमारे पास होने वाला है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा, देखना। इसको थोड़ा मैं इस कौन से कलर से लिखता हूँ, देखो ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। ठीक है जी, क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि गाउस नियम किससे कहते हैं, गाउस नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट है, देख लेना। इसकी स्टेटमेंट हर टाइम पूछी जाती है, हर एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होती है। इसका स्टेटमेंट पूछा जाता है कि क्या होता है गाउस नियम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको पहले फॉर्मूले से देखते हैं। फाइव बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या है, ये कुल आवेश है, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्या, कुल आवेश, सिग्मा क्यू क्या है, जहाँ सिग्मा क्यू इक्वल टू में क्या है, कुल आवेश जी।
और जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, मैंने पिछली क्लास में बात की थी, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब इसको कैसे लिखा जाए, ये पहले फॉर्मूला आप ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अगर बात करेंगे तो ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो इसका स्टेटमेंट यहीं पे लिखेंगे हम नीचे। तो देखिए गाउस नियम, वापस इसकी हेडिंग लगाएंगे, गाउस नियम क्या होता है, अच्छा बनेगा। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स या कुल आवेश, कुल फ्लक्स, किस पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित है, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात में होता है। तो थोड़ा इसको एक जगह बिठाना पड़ेगा इस परिभाषा को। क्या कहता है कि भाई इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। जी अच्छी बात है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला वापस लिख सकते हो आप, क्या लिखेंगी, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा क्यू अपॉन में क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। ठीक है जी, यही लिखा जाना चाहिए। अच्छी बात। अब देखते हैं आगे की बात करते हैं, इस पर कोई 3 नियम आते हैं अनुप्रयोग, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अनुप्रयोग कहेंगे। तो अनुप्रयोग की बात करेंगे तो अनुप्रयोग नंबर हम फर्स्ट लेंगे, प्रयोग फर्स्ट क्या होता है इसके बारे में। अनुप्रयोग फर्स्ट होता है भाई जी, जो अनंत लंबाई की कोई है चादर, अनंत लंबाई के तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक समान आवेशित भी है, जिसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें याद करनी है। अब किस प्रकार से बनाया जाएगा इसको देखिए, इसको फॉर्मेट भी बना देते हैं हम, ऊपर चला जाए तो। अब देखिए इसका फॉर्मेट ऐसा बना जाएगा कि एक समान आवेशित कोई है, मान लीजिए ये तार है जिस पर मान लीजिए धनावेश से ये धनावेशित किया गया है, हाँ जी कर दिया गया, चलो मान लीजिए। अब ये अनंत लंबाई है तो मतलब आगे और जाएगा, इस तरफ भी और जाना चाहिए, ऐसे जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि आर दूरी पर कोई बिंदु ओ, यहाँ तो ये ओ बिंदु है, इससे मान लीजिए आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है, आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, गाउसी पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। तो गाउसी पृष्ठ की हम परिकल्पना करने जा रहे हैं, चलो जी। तो गाउसी पृष्ठ की हमें परिकल्पना करनी पड़ेगी, ठीक है जी। एक गाउसी पृष्ठ की हम परिकल्पना करते हैं, ठीक है जी। गाउसी पृष्ठ की परिकल्पना हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें आवेश कितना है, इसकी लंबाई मान लीजिए एल है, एल लंबाई का है ये। और इसमें देखिए अगर आवेश घनत्व लैम्बडा नियत रहने वाला है। और इसकी अगर बात करते हैं अल्पांश सदिश की बात करते हैं, अल्पांश सदिश क्या होगा, देखिए पी ई वेक्टर की दिशा, ई की इस तरफ दिशा होगी। अगर अल्पांश सदिश मान लीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये वाला क्या है, S1 है, S1 फर्स्ट है तो DS1 होगा। और ये इस तरफ विद्युत क्षेत्र इस तरफ है तो लंबवत होगा, ये वाला DS2 होगा।
और ये है ई वेक्टर इस तरफ चला 90 डिग्री है, बट ये DS3 है जो कि इस तरफ होगा। अतः हम इसकी बात करेंगे जैसे ही, तो गाउसी पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, संबद्ध फ्लक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्बडा एल। लैम्बडा एल क्या है, नियत है, एल लंबाई गुणा करेंगे। फिर बाद में क्या होगा, गाउस नियम से, गाउस नियम हमें लगाना है। गाउस नियम क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इस समीकरण 1 से इसमें मान रख देते हैं। मान जैसे क्या रखेंगे, देखिए मान, तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास मिलेगा कि लैम्बडा एल अपॉन में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इसको समीकरण नंबर हमने क्या 2 दे चुके ऊपर में, नहीं जी, तो 2 नंबर समीकरण इसको दे दियो। अभी इसके भाई जो हमने चित्र बनाया था, डायग्राम बनाया था, चित्र कहता हूँ मैं तो डायग्राम में भाई कितने पृष्ठ थे, 3 पृष्ठ थे बनेंगे, 3 पृष्ठ बनेंगे। तो 3 पृष्ठ बनेंगे, कौन कौन से, ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ बनेगा, निचला बनेगा और बीच में मुड़ा हुआ बनेगा। तो 3 पृष्ठ बनेंगे। अब इसके लिए कुल फ्लक्स निकालेंगे तो यह फाई इज इक्वल टू क्या, वो एक फॉर्मूला है जिसमें क्या होगा, d∅1 प्लस का d∅2 प्लस का d∅3। तो ये 3 बन रहे थे, S2 S3 था, बट S1 और S2 तो 0 हो जाएंगे चूँकि इनके मध्य 90 डिग्री कोण है। तो आगे की चर्चा करेंगे तो हमारे पास कौन सा मिलेगा, ओनली फॉर हमें मिलेगा जी फाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा कि DS3 मिलेगा वेक्टर। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे सीधा यहाँ से डॉट करके लिखा रहा हूँ, जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि फाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी तो है चल रहा है, ई क्या होगा कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे DS3 भी होगा। अब DS3 क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो गोलीय गाउसी पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फाई बराबर क्या होगा, ई है, और इसका होता है 2πr_l। ठीक है जी, समीकरण नंबर 2 दिया, 3 सॉरी। जैसे ही इसको करेंगे सोल्व तो समीकरण 2 व 3 से चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए 2 व 3 से हम चर्चा करेंगे जैसे ही। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास कि यहाँ पे बना था हमारे पास लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू में क्या बना था, अभी देखिए हमारे पास आया था ई और 2πr_l। अब देखिए एल से एल जा रहा है जी, जाने दो। अब आगे चर्चा करेंगे जैसे ही। तो हमें तो चाहिए ई का मान, तो ई का मान चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा 2πr, और ये लैम्बडा आ गया अपॉन में क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बात करता हूँ ये भी ठीक है जी, अगर बात करता हूँ 2πr लैम्बडा अपॉन आर, 2k लैम्बडा अपॉन आर बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको बनाने के लिए अगर हम 2 से ऊपर नीचे गुणा करवा देते तो देखिए ई बराबर क्या होगा कि 4π एप्सिलॉन नॉट, तो है जो है 4π, थोड़ी सी गलती की है मैंने, या मेरे लग रहा है ई 2πr_l है तो नीचे जाएगा ना, ऊपर कैसे जाएगा, सॉरी जी, यहाँ तो ने ये कैसे कर दिया, अरे ये बात गलत है गुरु जी, सॉरी, इसके लिए मैं मानता हूँ आपके लिए। तो यहाँ से ये वाला ये कट गया। तो अब यहाँ पे ई इक्वल टू क्या बचेगा, लैम्बडा अपॉन ऊपर में क्या है 2π एप्सिलॉन नॉट आर है। अब 2 से मैं गुणा और करवा रहा हूँ, अर्थात मेरी भाई सुन, यहाँ से अगर 2 से गुणा कराता हूँ ई बराबर क्या होगा 2 लैम्बडा अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट आर। तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला बनता है क्या, के बनता है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो ई बराबर क्या होगा 2 लैम्बडा के अपॉन में क्या बन जाएगा, आर बनेगा, जो हमारा एक राइट फॉर्मूला होगा। इसके लिए बात करें, अब इसका एक ग्राफ भी देख लेते हैं। रे क्या है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ क्या होगा भाई, दूरी के साथ हमें पता है क्या है, या ई बराबर 2 लैम्बडा के अपॉन आर, या 2 लैम्बडा के अपॉन आर, या तो इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती होगा तो ये वाला एस है। ठीक है जी, ओके, आज क्लास में यहीं पे